सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वॉइस। काफ़ी खूबसूरत चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाली हैं, तो बिल्कुल हम कॉन्सेप्चुअली चलने वाले हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके टेंसेस अच्छे हैं, आपकी वर्ब्स अच्छे हैं, सिंटैक्स आपने पढ़ा है, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पहले मैंने बता दी हैं, उनका जिक्र होगा, उनका इसके अंदर यूज़ होगा, चाहे वो फंडामेंटल हो, टेंसेस हो, वर्ब्स हो। जैसा कि मैंने आपको कहा, फंडामेंटल्स की भी बहुत सारी बातें इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे वॉइस चैप्टर के एक सवाल से। सवाल ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वॉइस को इंग्लिश लैंग्वेज में और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? वॉइस को एक और नाम से जाना जाता है। तो मैंने देखा है कुछ बच्चे जो है इसे ना स्पीच कह देते हैं, स्पीच कह देते हैं, जबकि ये स्पीच नहीं होता है भाई। स्पीच नरेशन का दूसरा नाम होता है। उसमें आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन आप कह लीजिए। तो ये नरेशन का दूसरा नाम होता है भाई, वॉइस का नहीं होता है। तो वॉइस का दूसरा नाम अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो होता है वर्ब। आपको याद है जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपको ये बात ध्यान आ रही हो तो। टेंस एक सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स होती थी, याद होगा आपको, बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने आपको एक बात कही थी कि जो टेंस होता है वो वर्ब का वो पार्ट होता है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है। यही बताया था। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टेंस जो है वो वर्ब का पार्ट होता है, टेंस जो है वो वर्ब से निकला है। ऐसे वॉइस भी वर्ब का ही पार्ट होता है। वर्ब एक, मान लीजिए, हायरार्की में सबसे ऊपर है, उसके नीचे जो ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, जैसे टेंस एक ब्रांच है, वॉइस एक ब्रांच है, वर्ब सबसे टॉप पे है। आप ये समझ के चलिए। तो वर्ब मेजर कैटेगरी होगी, उसकी सब कैटेगरीज जो होती हैं जैसे कि टेंसेस, वॉइसेस, ठीक है, ये इन्हीं से ही बने हैं, सारे वर्ब से ही बने हैं। तो टेंस क्या करता था, किसी एक्शन का टाइम बताता था। टेंस वर्ब का वो पार्ट है, वो पार्ट है, क्योंकि वर्ब के और भी पार्ट है। तो टेंस वर्ब का वो पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता था। अब वॉइस वर्ब का कौन सा पार्ट है और ये क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, वॉइस वर्ब का वो पार्ट है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट कोई काम झेल रहा है। मतलब सब्जेक्ट किसी काम का डूअर है या सब्जेक्ट किसी काम का रिसीवर है। वो कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि वॉइस का मतलब आवाज़ भी होता है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सीख रहे हैं और वो डिफरेंट है। वहाँ पे इसका मीनिंग डिफरेंट है। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइस का ये मतलब है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट कोई एक्शन रिसीव कर रहा है। इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जो काइंड्स है वॉइस के, ये दो काइंड्स होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा। आसान चैप्टर है, अगर आपको टेंस आता है ना तो ये बहुत आसान है। हालांकि मैंने कहा इसके लिए वर्ब की भी ज़रूरत है, सिंटेक्स की भी ज़रूरत है, बट टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सीखने के लिए। बिना टेंस के आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वॉइस की बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। अच्छा, अगर वॉइस का दूसरा नाम वर्ब है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक्टिव वॉइस को एक्टिव वर्ब के नाम से भी पुकार सकता हूँ, बुला सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव की वर्ब। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी पैसिव वॉइस या पैसिव वर्ब एक ही बात होगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम जब एक्टिव या पैसिव की बात करते हैं तो वो पूरे सेंटेंस को नहीं बोलते हैं, उसमें सिर्फ वर्ब को एक्टिव बोलते हैं या वर्ब को पैसिव बोलते हैं। क्योंकि वर्ब एक्टिव में होती है या वर्ब पैसिव में होती है, या वॉइस एक्टिव में होता है या वॉइस पैसिव में होता है। वॉइस का मतलब एक्शन, वर्ब की बात हो रही है बस यहाँ पे। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अदिति एक लेटर लिखती है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक लेटर अदिति के द्वारा लिखा जाता है। तो अगर मीनिंग से देखें तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि अदिति लेटर लिखती है, तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, तो बच्चे कहते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस का यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर एक लेटर जो है वो अदिति के द्वारा लिखा जा रहा है, क्योंकि लेटर खुद को लिख नहीं सकता, उसे लिखा जा रहा है, मतलब एक्शन अब रिसीव किया जा रहा है, तो बच्चे कह देते हैं यहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है। बट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए भी सुना है, वो ये कह देते हैं कि पूरा का पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एक्टिव या पैसिव की बात करते हैं तो मैंने कहा ना, वॉइस का दूसरा नाम क्या है? वर्ब। हम बस वर्ब की ही बात कर रहे होते हैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे एक्टिव में क्या है, तो एक्टिव सेंटेंस नहीं है, एक्टिव की वर्ब यहाँ पे लिखी है या एक्टिव वॉइस यहाँ पे लिखा है, एक ही बात है। एक्टिव वर्ब है और इसलिए सब्जेक्ट भी अब एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये वर्ब होती है ना, ये वर्ब, इसको हम लोग पैसिव बोलते हैं, पूरे सेंटेंस को पैसिव नहीं बोलते हैं। तो वर्ब पैसिव है तो सब्जेक्ट भी फिर पैसिव हो जाएगा।
अब आप बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गई कि एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है, बट हम आइडेंटिफाई तो इसी को देख के करेंगे ना, कि अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा तभी तो हमें पता लगेगा एक्टिव है, और सब्जेक्ट कोई काम रिसीव कर रहा होगा तभी तो पता लगेगा पैसिव है। तो अधिकतर स्टूडेंट सब्जेक्ट को देख के आइडेंटिफाई करते हैं, बट आपने सब्जेक्ट को देख के कभी आइडेंटिफाई नहीं करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। वर्ब को ही देख के आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब एक्टिव है कि वर्ब पैसिव है। सर वर्ब को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर आपको पहचानना है किसी भी सेंटेंस में वर्ब एक्टिव वॉइस में लिखी है कि पैसिव वॉइस में लिखी है, तो एक बेसिक सा मेजरमेंट है, वो ये है कि जब कभी भी आपको बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे वो हमेशा पैसिव होता है। और ये बात मैं 1000 बार आपके सामने कर चुका हूँ, बोलो हाँ। जब कभी भी बी की फॉर्म के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो बेटा हमेशा पैसिव होता है। उसके अलावा अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ब आपको दिखाई दे रही है तो वो एक्टिव है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखेंगे, मुझे बताओ यहाँ पे आदिति राइट्स अ लेटर और लेटर इज रिटन बाय आदिति, तो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस है, इसलिए सब्जेक्ट भी पैसिव में है, तो एक्शन रिसीव किया जा रहा है। यहाँ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए सब्जेक्ट भी आपका एक्टिव में है, तो सब्जेक्ट एक्टिवली किसी एक्शन को कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, इस केस में वर्ब एक्टिव में होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिसीव करता है किसी एक्शन को, इस केस में वर्ब पैसिव में होती है। जैसा कि मैंने बताया ये एक्टिव है और आपका ये पैसिव है, और पैसिव की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से करेंगे, बोलो हाँ। क्लियर? अच्छा बी का मतलब पता है ना, इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बिंग, ये सब की सब बी की फॉर्म होती है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो। क्लियर? अब हम एक्टिव पैसिव सीख ही क्यों रहे हैं, वॉइस चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। हमें बेसिकली ये सीखना है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील किया जाए। तो स्ट्रक्चर सीखेंगे चेंज करने के लिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे एक्टिव में आप देख पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो आपका एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। जो वर्ब होती है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, जो कि पैसिव की वर्ब होती है। और जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के साथ यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाता है। बचपन में भी शायद आपने ये 1000 बार पढ़ा होगा कि ये यहाँ आ गया, वो वहाँ चला गया, और ये वाली एक्टिव की वर्ब पैसिव में चेंज हो गई। क्लियर है इतनी बात? अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मैं एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा कि आई लाइक मैंगोज। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका पैसिव क्या बनेगा, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और आपका ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव है। अब आपको पैसिव बनाना है तो बस बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है मतलब मैंगोज जो है वो यहाँ आ जाएगा। फिर वर्ब जो है वो पैसिव में चेंज होती है। अब पैसिव में कैसे चेंज होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मान लेता हूँ कि यहाँ पे वर्ब आएगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर यहाँ पे आई है तो आपको पता है ना बाय के साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे मी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब बस बेसिक बातें ये पता होनी चाहिए कि अगर नाउन है तो एज इट इज उठ के आ जाएगा, बट अगर प्रोनाउन है और यहाँ सब्जेक्टिव केस में अगर उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ वो मी बनेगा। मान लो यहाँ पे अगर मी लिखा होता ऑब्जेक्ट की जगह पे ऊपर, और उसे एक्टिव में लेके उसे पैसिव में लेके आते सब्जेक्ट बनाते, तो वो मी यहाँ पे आके आई बन जाता सब्जेक्ट में। आप ये बेसिक सी बात समझ रहे हैं ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए। अब आपको लग रहा होगा इतनी बेसिक बात सर क्यों समझा रहे हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। आगे पीछे करना तो आपको आता ही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक हर, आगे पीछे करना इसे एक बार, तो हर जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ के शी बन जाएगा। वर्ब जो है वो पैसिव में चेंज होगी, मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी आएगा। अभी हम पैसिव बनाना नहीं सीख रहे, अभी हम आगे पीछे करना सीख रहे हैं। और आई जो है वो बाय के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप समझ गए हैं मेरी बात? सभी बच्चों को ये बात जो है वो क्लियर हो गई है ना? कि जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, हर शी बन गया, आई जो है वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब मी बन जाएगा। और अगर कोई नाम लिखा होता वो एज इट इज आ जाता, कोई नाम लिखा होता तो वो एज इट इज आ जाता, क्योंकि नाम सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेम ही शब्द। ठीक है? अब ये इतनी बेसिक बात बताने के पीछे एक कारण था। जरा इस सेंटेंस के अंदर आप एक बार आगे पीछे करके दिखाइए कि किसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप करके दिखाइए।
करो वीडियो को पॉज करो एक बार जल्दी से, बनाओ। आपने ट्राई किया होगा, आई डोंट नो आपने बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। बहुत बच्चे इसे नहीं बना पाते हैं, कारण उसके पीछे ये है कि इसका बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? उसके पीछे ये रीज़न है कि भाई यहाँ पे जो ये वर्ब लिखी हुई है ना, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है। एक्चुअल में टू लिखा हुआ है, ये टू आपकी प्रेपोजिशन है, और प्रेपो के बाद जो लिखा होता है शब्द वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। याद है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो एक मुझे बात बताओ, अगर वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखा तो फिर पैसिव में सब्जेक्ट किसको बनाओगे? क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट तो वही बनता है जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। अब एक्टिव वॉइस लिखा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नीचे भी तो आना चाहिए। कहाँ? इसको थोड़ी ले आओगे, तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। हमेशा एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे नीचे पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब जिस भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब जिसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ऐसी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नो पैसिव। क्लियर है जी? वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजिटिव क्या होती है? ऐसी जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो ही हो। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते थे? व्हाट या होम का रिप्लाई होता था, नाउन या प्रोनाउन होता था। और इनट्रांजिटिव के बारे में भी आपको पता है, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता उसको इनट्रांजिटिव कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये वर्ब है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी वर्ब है। बोलो हाँ। ही वॉन्ट्स टॉयज, तो ही वॉन्ट्स व्हाट? टॉयज। वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब आप इसका पैसिव बना सकते हो, नाउन भी है। आई एडोर होम, किसको? इसको अडोर करता हूँ, इसको पसंद करता हूँ, किसको? इसको। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे है। तो मतलब ये दोनों जो वर्ब हैं ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बन सकता है। टॉयज नीचे आ जाएगा, ही बाय के साथ हिम बन जाएगा, हर जो है वो शी बन जाएगा, आई बाय के साथ मी बन जाएगा, है ना। और वर्ब जो चेंज होगी वो तो हम आगे चल के देखेंगे ही। अब अगर आप इसका देखेंगे, आई एम गोइंग टू शिमला में एम गोइंग लिखा हुआ है, ये बेटा वर्ब है। वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि टू प्रेपो है और प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बन सकता। सिमिलरली यहाँ पे ये वर्ब है, कैसे चलता है? तेजी से चलता है। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। पढ़ा था ना हमने, फास्ट जो होता है वो एडवर्ब भी होता है, तेजी से का सेंस देता है। तो इस वाली वर्ब का भी आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों केसेस में जो गो और वोक है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। सो वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगला बनाओ, इसका बनाओ, चलो पैसिव बनाओ भाई, पैसिव बनाओ। द जूस टेस्ट डिलीशियस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। एक्चुअल में टेस्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते, हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं, जो कि इस वाले सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। और वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। तो डिलीशियस क्योंकि जूस को बोला जा रहा है वो नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में भी वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं। ये बात मैंने आपको फंडामेंटल्स में पढ़ाई थी। अरे बोलो हाँ, पढ़ाई थी ना? बिल्कुल पढ़ाई थी। तो मैं कैसे पहचानूंगा लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे, याद होगा आपको। बिकम हो गया, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, एट्सेट्रा, ये सारे शब्द लिंकिंग वर्ब हैं। इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, इसलिए इन सारी वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि टेस्ट भी उनमें से एक था, आपने देख लिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ही को बोला जा रहा है, ही को कंप्लीट कर रहा है। ही आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। आपको याद है ना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम कौन कौन से शब्द करते थे? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दूसरा, आपको ये भी ध्यान होगा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होते हैं वो एक ही इंसान या एक ही चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं। जैसे डिलीशियस और जूस एक ही चीज़ है, हैंडसम और ही एक ही चीज़ है, शी और स्टनिंग एक ही इंसान की बात हो रही है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे भी ये लिंकिंग वर्ब है,
आप इस शब्द को लिंकिंग वर्ब बोलो, मेन वर्ब बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। एक ही चीज़ को कई सारे नाम से आप पुकार सकते हो, बट ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आपको मैंने सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस भी बताया था। ये बात बताई थी कि अगर ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो बिल्कुल डिफरेंट एंटाइटी होगा, याद करो फंडामेंटल में हमने सीखा था। अगर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो एक ही चीज़ को रेफर कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल डिफरेंट एंटाइटी होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इधर भी एक वर्ब है, इधर भी एक वर्ब है, बट एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, एक वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखा है, दोनों ही शब्द सेम है। तो अब जी बताओ जी, ही बिकेम अ म्यूजिशियन, वही म्यूजिशियन बना, तो यहाँ बी की फॉर्म बिकम वाली की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये लिंकिंग वर्ब होती है। आप भूल जाओ, मान लो ये लिंकिंग वर्ब होती है, बट आपको ये तो पता है ना, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ही इंसान को रेफर कर रहे हैं, एक ही इंसान है ये। तो इस वाले का पैसिव नहीं बन सकता, बट इसका बन सकता है, क्योंकि ही अलग है और उसने जिससे शादी की होगी म्यूजिशियन, वो आपका अलग होगा। समझे कि नहीं? तो इस वाली वर्ब का पैसिव बना सकते हो, म्यूजिशियन को इधर ले आओगे और ही बाय के साथ हिम बन जाएगा। तो हम बस क्या करते हैं, वर्ब के बाद जो भी लिखा होता है उसको सीधा नीचे उठा के खींच लाते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त, कॉन्सेप्चुअली चलना है। ये स्कूल लेवल पे हमने बहुत कुछ रटा है, तो अब रटना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है। तो ये सब आपको क्लियर है ना, कि अगर सब्जेक्टिव केस में आई है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी हो जाएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। मी है तो फिर आई बन जाएगा, ऐसे वी अस बन जाएगा या अस वी बन जाएगा। तो ये सारी बातें आपको पता है, मुझे उम्मीद है कि दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चले आगे, चलो जी। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्लियर है भाई? चलिए, तो रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है, दुनिया भर के रूल्स हैं, बट उनको हम याद तो करेंगे ही, एट द सेम टाइम इनको समझेंगे भी, ताकि कल को आप अगर भूल जाओ तो कॉन्सेप्ट से रिकॉल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चलिए जी, समझते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव में तब्दील करना है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पहले इसको देखो और फिर इसको देखो, जितना भी स्ट्रक्चर है एक बार नज़र डालो। पॉज करो, दोबारा पॉज करो। चलिए, आपने एक बार नज़र डाल ली होगी, देख लिया होगा कौन सा किस में चेंज होता है। बस आपने दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि जब भी पैसिव बना रहे हैं तो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ ही रही है। आप ये चीज़ ध्यान से देख पा रहे हैं कि बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। देखो, ये बी की फॉर्म है, फिर थर्ड फॉर्म है, बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म, 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 सब में हर जगह पैसिव बिना उसके बन ही नहीं सकता। बी फॉर्म थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म, बी थर्ड, इसका तो पैसिव नहीं बनता, बताएंगे क्यों नहीं बनता। बी प्लस थर्ड और बी प्लस थर्ड, सब में देखेंगे पैसिव में है। क्लियर? अब अगर आपको इनको याद करना है तो एक मुद्दे की बात ये है, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ना अक्सर हम लोग वॉइस और नरेशन के जो रूल्स हैं उससे कंफ्यूज कर देते हैं। लगाने होते हैं वॉइस के लगा देते हैं नरेशन के, या लगाने होते हैं नरेशन के चिपका देते हैं वॉइस के, है ना। बहुत बार गलती ऐसे करते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो कन्फ्यूज़न होने नहीं देनी है, आप बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो टेंसेज कभी नहीं बदलते हैं, टेंसेज कभी नहीं बदलते हैं। जो टेंस एक्टिव वॉइस में है वही टेंस जो है आपका पैसिव वॉइस में रहता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये क्या लिखा है एक बार मैं ये भी समझा दूं, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, समझना इस चीज़ को। जैसे एक्टिव में ये वर्ब था और ये आपका ऑब्जेक्ट था, पैसिव में ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बनता था, और जो ये एक्टिव की वर्ब है वो बस पैसिव में चेंज होती थी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो सब्जेक्ट होता था ये बाय के साथ ऑब्जेक्ट बनता था। अब मैं आपको यहाँ पे ये बात सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा ही आएगा सब्जेक्ट बनकर, सब्जेक्ट वहाँ जाएगा ही जाएगा ऑब्जेक्ट बनकर। जो ये वाली फॉर्म लिखी है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। सारा गेम होता है इसके ऊपर, बी की फॉर्म के ऊपर, कि यहाँ कौन सा आएगा, इज आएगा, एम आएगा, वोज आएगा, वर आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, बीन आएगा, बीइंग आएगा, क्या आएगा। कुछ भी चेंज नहीं होता, बस एक्टिव की वर्ब पैसिव में जाती है। उसमें भी ज़्यादा फोकस आपको इस पे देना होता है, क्योंकि ये तो वहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये जो थर्ड फॉर्म बनती है ये ऊपर वाली की ही थर्ड फॉर्म बनती है। सारा गेम इसके ऊपर होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक्टिव में अगर एक्स टाइप का कोई टेंस है तो वो पैसिव में कैसा बनेगा, अगर एक्टिव में वाई टाइप का टेंस है तो वो पैसिव में कैसा बनेगा। मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्टिव की वर्ब पैसिव की वर्ब में कैसे जाएगी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है। इसलिए मैंने यहाँ पे बस वर्ब लिखी है। अगर एक्टिव में वर्ब ऐसी है तो पैसिव में वो वैसी बन जाएगी, एक्टिव में ऐसी है तो पैसिव में वैसी बन जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गए होंगे। देखो भाई,
फिर मैंने एक नई बात आपको और बताई कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टेंस में बदलाव नहीं होता। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बस ये एक्टिव का वो पैसिव का। तो आपको टेंसेस सारे ध्यान है, अच्छे से ध्यान होंगे। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप इसको देखो। चलो, क्या यहाँ पे इज एम आर के साथ V1 ING है, तो वहां पे भी इज एम आर के साथ V1 ING होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो पैसिव बनाने के लिए क्या चीज कंपलसरी है, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो हाँ, तो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, कंपलसरी है। अब यहाँ बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं, इज एम आर वॉज वर बी बीन बींग। तो आप यहाँ पे देखो, जब इज एम आर के साथ ING यहाँ पे है तो वहां पे भी फिर इज एम आर के साथ बी की ING वाली फॉर्म होनी चाहिए, बींग। समझे कि नहीं? बहुत आसान है और बहुत लॉजिकल पॉइंट है। जैसे यहाँ पे देखो, हैज हैव प्लस V3 एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में चेंज, जितने भी टेंस होते हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब आप उसको पैसिव में तब्दील कर रहे हो, तो देखो B प्लस V3 तो कंपलसरी है बेटा, नहीं समझे? तो V3 तो आएगा आएगा। अब B की कौन सी फॉर्म लगाऊं, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, हैज हैव के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी फिर हैज हैव के बाद B की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। समझे कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं इसका पैसिव नहीं बनता, किताबों में भी लिखा होता है, बट इसका पैसिव बनता है भाई, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलेगा, बट इसका भी पैसिव बनता है। अब हैज हैव बीन ING प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पैसिव बनाने के लिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, तो थर्ड तो आ ही गया। अब बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं, तो हैज हैव बीन ING है, तो हैज हैव बीन तो बी की ING वाली फॉर्म। चलो अब इसको भी समझ लो आप, इसको भी और इसको भी समझ लो। पहले एक बार इसको देख लो, वॉजवर ING है तो वहां पे भी वॉजवर और ING वाली फॉर्म लगा दी हमने, और V3 तो कंपलसरी है। चलो इसको समझते हैं। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहां पे भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है। अब आपको पता है कि बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म तो आना ही चाहिए, तो थर्ड तो कंपलसरी है। बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं, तो यहाँ चेक करो, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फिर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होगी बी की, तो बी वॉजवर बीन, बी वॉजवर बीन, वॉजवर सेकंड फॉर्म होती है, वॉजवर आई हुई है। लॉजिकल समझो इसको। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES है, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है और SES भी हो सकता है, मतलब पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म। बोलो हाँ, तो उधर भी वही होनी चाहिए। तो बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है। अब बी की फर्स्ट फॉर्म आपको याद होगी, M और R फर्स्ट फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है इज, है ना। बी M R फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर सेकेंड होती है, बीन थर्ड होती है, बींग फोर्थ होती है, इज फिफ्थ होती है। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो जो टेंस यहां पे है ना, वही टेंस वहां पे है, बस B प्लस V3 के फॉर्म में। आप बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेम चीज आप यहां पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो फिर मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म वहीं पे होगा। B प्लस V3 तो कंपलसरी है। अब मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही तो है बी वॉज बीन, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो मॉडल प्लस V1 और मॉडल प्लस V1। विल शैल हैव प्लस V3, तो विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि B प्लस V3 तो चाहिए ही चाहिए था। कौन सी फॉर्म आएगी, तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि यहाँ क्या है, वहीं पे B की वो फॉर्म लगा दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम कर दीजिएगा। अच्छा, इस वाले का नो पैसिव बनता है, इस वाले का पैसिव इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये जो टेंस है ये एक्शन से ज़्यादा टाइम पे फोकस करता है, तो एक्शन पे फोकस नहीं करता तो वर्ब पे नहीं करता है, वर्ब पे नहीं करता तो इसलिए इसका पैसिव रेयरली हमें देखने को मिलता है। तो कुछ किताबों में तो यही लॉजिक लिखा हुआ है, हालांकि इसके पीछे और भी लॉजिक हो सकता है, तो हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जान लीजिए कि इसका नो पैसिव है। क्लियर? बाकी सब आपने देख लिया, एक बार दोबारा नज़र डालनी है तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं, इन्हीं से फिर हम धीरे धीरे करके चैप्टर को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। अभी बेसिक चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। पीपल लव क्रिकेट बनाए साथ साथ तो क्रिकेट आ जाएगा नीचे भाई। लव चेंज होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, याद कर लेना वो वरना भूल जाओगे। और बाय के साथ जो पीपल है वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। क्या बनेगा? क्रिकेट इज लव्ड बाय पीपल। क्लियर? आदित्य इज राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई करना भी तो आना चाहिए। अ लेटर, जो अ को बड़ा कर लेंगे, अ लेटर। इज एम आर ING चेंज होता है इज एम आर बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अ लेटर इज बींग written by Aditi. A letter is being written by
आदित्य। ही हैज़ ब्रॉट द वेजिटेबल्स, तो हैज़ ब्रॉट आपकी वर्ब है, तो द वेजिटेबल्स नीचे आ जाएगा, द वेजिटेबल्स। अब ये प्लूरल है ना, तो नीचे अब हैज़ हैव प्लस V3 चेंज होता है हैज़ हैव बीन प्लस V3 में, तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल करेंगे हैव बीन ब्रॉट बाय, ही क्या बनेगा, हिम बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द वेजिटेबल्स हैव बीन ब्रॉट बाय, क्या लिखा हुआ, ब्रॉट लिखा हुआ, और ओ तो ब्रिंग, वो बोट कर लो, ब्रोट कर लो, बोट हो जाएगा तो मतलब खरीदने वाली बात हो रही है, बाय बोट बोट है ना, और ब्रोट का मतलब लाने की बात हो रही है, तो दोनों का ही सेंस आ रहा है। तो आप जो मर्जी सही कर लो, यहाँ ब्रोट लिखा था तो मैंने भी ब्रॉट कर दिया, हालांकि शायद बोट की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ब्रॉट कर लो यहाँ पे भी। यू हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो देखो यू हैव बिन प्लेइंग में हैव बिन प्लेइंग वर्ब होगी, तो फुटबॉल नीचे आ जाएगा, फुटबॉल सिंगुलर है तो हैव बीन ING किस में चेंज होगा, हैज़ में हो जाएगा, इधर बीन आ जाएगा, हैज़ बीन और उसके बाद ING फॉर्म चाहिए तो बीइंग आ जाएगा, और फिर V3 कंपलसरी चाहिए तो क्या आएगा, प्लेड आ जाएगा। तो फुटबॉल हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय यू सिंस मॉर्निंग, फुटबॉल हैज़ बीन, बीइंग नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं, बीइंग में आएगा, बिना बीइंग के तो कैसे बन जाएगा, क्योंकि याद होगा ना आपको कैसे बनता है, हैज़ हैव बीन प्लस ING चेंज होता है हैज़ हैव बीन बीइंग प्लस V3 में, इसी में होता है ना, देखो हैज़ हैव बीन प्लस ING चेंज होता है हैज़ हैव बीन बीइंग प्लस V3 में, तो वो टाइपिंग में होगा, लिखा नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, फुटबॉल हैज़ बीन बीइंग प्लेड, फुटबॉल हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय यू सिंस मॉर्निंग, शी स्टोल माई हर्ट, उसने मेरा दिल चुरा लिया, तो V2 है तो माई हर्ट नीचे आ जाएगा, V2 चेंज होता है वॉज वर थर्ड फॉर्म में, तो माई हर्ट वॉज स्टोलन आ जाएगा, और बाय के साथ आपका शी क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, माई हर्ट वॉज स्टोलन बाय हर, मेरा दिल उसके द्वारा चुरा लिया गया। द फैमिली वॉज कुकिंग अ मील, तो वॉज कुकिंग आपकी वर्ब है तो अ मील नीचे आ जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज ही रहेगा, वॉज बीइंग आएगा यहाँ पे, और आगे फिर कुकड आएगा, और बाय के साथ द फैमिली यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मील वॉज बीइंग कुकड बाय द फैमिली। ही हैज़ कंपोज्ड अ सॉन्ग, तो ये आपकी वर्ब है, अ सॉन्ग नीचे आ जा रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो फिर से सिंगुलर रहेगा, और हैज़ बीन हो जाएगा यहाँ पे, V3 कंपल्सरी है, कंपोज्ड बाय, ही क्या बन जाएगा भाई, हिम बन जाएगा, अ सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय हिम। स्विगी विल डिलीवर द ग्रोसरीज, तो विल प्लस V1 है तो ग्रोसरीज जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, द ग्रोसरीज विल बी डिलीवर्ड हो जाएगा बाय स्विगी, द ग्रोसरीज विल बी डिलीवर्ड बाय स्विगी। शी विल हैव स्टडीड द कोर्स, तो मैं बोल दूं ऐसे ही मुझबानी, द कोर्स विल हैव बीन स्टडीड बाय हर, द कोर्स विल हैव बीन स्टडीड बाय हर। दे मस्ट कंप्लीट द टास्क, तो आपको पता है मस्ट प्लस V1 मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो द टास्क नीचे आ गया, मॉडल एज इट इज रहेगा, आगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, कंप्लीटेड बाय दे क्या बन जाएगा भाई, देम बन जाएगा, द टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय देम। तो क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को बेसिक पॉइंट जो है वो समझ में आ गए। ये थे जनरल जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ जानते हैं। यूज़ यही होंगे, यही स्ट्रक्चर जो भी हमने पढ़े, बस वो अलग अलग तरीके से यूज़ होंगे जैसी जैसी टाइप आती जा रही है। अभी हमने सीखे अफर्मेटिव के एक्टिव से पैसिव बनाना, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव के एक्टिव से पैसिव बनाना। आपको ध्यान होगा इंटेरोगेटिव की बेसिकली दो कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है, यस नो क्वेश्चन है, एक WH क्वेश्चन है। इनके बारे में आप जानते होंगे। यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, जिनका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं। और WH क्वेश्चन, WH फैमिली वाले जो शब्द जिनसे शुरुआत हो, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुम, हुज, हाउ, व्हेन, है ना, हाउ भी होता है उसके अंदर, मैंने बताया था आपको।
तो दोनों का अलग अलग तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं यस नो क्वेश्चन का, जो कैसे बनता है एक्टिव से पैसिव। देखो भाई, यस नो क्वेश्चन मतलब जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये इंटेरोगेशन है। तो अगर डू डज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डज क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही तो होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जनरल पैसिव कैसे बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो बात अफर्मेटिव में थी वही बात आपके इंटेरोगेटिव में है, कुछ भी नहीं है। डू डज चेंज होगा इज एम आर में, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये थर्ड फॉर्म में आ गया क्योंकि बी की फॉर्म तो आ ही गई ना, तो यहाँ पे बस थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सिंपल सी बात है। समझे कि नहीं? देखो, डज ही कुक अ मील, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और आपका ये ऑब्जेक्ट है। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। अब डज चेंज होता है इज एम आर में। अब इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके लिए जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, इज आएगा, तो इज अ मील हो जाएगा। अब क्योंकि बी की फॉर्म आ चुकी है तो आगे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, कुक्ड होती है। अब बाय के साथ आपका जो ही है वो नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और एंड में क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। तो डज ही कुक अ मील का बनेगा इज अ मील कुक्ड बाय, इज अ मील कुक्ड बाय हिम। डू यू वॉच अ मूवी, वही सेम बात, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनती है। क्या देखने की बात हो रही है, मूवी, तो डू जो है वो फिर से इज में चेंज होगा, कारण क्योंकि अ मूवी है, सिंगुलर है, तो इज अ मूवी। बी की फॉर्म आ गई तो आगे थर्ड फॉर्म आएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, वॉच्ड आ जाएगा। और बाय के साथ यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या ही होता है, यू ही होता है, यू है। इज अ मूवी वॉच्ड बाय यू। अब देखो, डू यू वॉच मूवीज में ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब मूवीज नीचे आ रहा है तो अब आर आएगा क्योंकि प्लूरल है। वर्ब क्या होता है, जो नीचे सब्जेक्ट बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो आएगी ना। इंटेरोगेशन में जो वर्ब होती है, जो पहले लिखी होती है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आती है ना। आर मूवीज वॉच्ड बाय यू, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं सभी बच्चों को। आर मूवीज वॉच्ड बाय यू। अगला है, अगर आपका इंटेरोगेशन में यस नो वाले टाइप में इज एम आर या वॉज वर लिखा हुआ है और आई एन जी है आगे, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस को साथ में रख दिया है यहाँ पे, तो वो आपको पता है इज एम आर में ही चेंज होता है, ऐसे ही वॉज वर में ही चेंज होता है। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ जाएगा और वर्ब भी फिर इसी के अकॉर्डिंग आएगी। फिर इसमें आपको पता है बीइंग प्लस V3 आता है, आप लोग जानते हैं, और सब्जेक्ट जो है वो बाय के साथ फिर वहां पहुंच जाएगा। बस वही चीज जो अफर्मेटिव में थी वो इंटेरोगेटिव में हो रही है, बेसिक सी बात है। एम आई कैचिंग द थीफ, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप इज एम आर में ही रहेगा। अब इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो सिंगुलर है, तो इज द थीफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म है तो इज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म भी आएगी, वो होती है बीइंग। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कैच की थर्ड फॉर्म कैश्ड नहीं होती, कोट होती है, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कैश लिख देते हैं, कैश्ड है ना। इज द थीफ बीइंग कोट, और उसके साथ फिर आप बाय करेंगे, इधर आई क्या बन जाएगा, मी, एंड में लगाया क्वेश्चन मार्क। इज द थीफ बीइंग कोट बाय मी। वॉज ही बीटिंग मी, अब बताओ, मी नीचे आएगा आई, तो आई के साथ वर थोड़ी आता है, वोज आता है। वर तो तब आता है जब अनरियल सिचुएशन होता है, तो वोज आए, वोज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए, वो होएगी बीइंग। थर्ड फॉर्म कंपलसरी है तो बीटन होनी चाहिए, और बाय के साथ ही क्या बनेगा, हिम बनेगा, तो वोज आई बीइंग बीटन बाय, वोज आई बीइंग बीटन बाय हिम। वॉज शी ड्रिंकिंग जूस, तो ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो वॉज ही रहेगा क्योंकि जूस सिंगुलर है, तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म यहाँ पे बीइंग, थर्ड फॉर्म कंपलसरी है ड्रंक, और बाय के साथ शी क्या बनेगा भाई, हर बनेगा, तो वॉज जूस बीइंग ड्रंक बाय, वॉज जूस बीइंग ड्रंक बाय हर। चलिए एक बार जल्दी से नज़र डालेंगे, इसको देखेंगे। अभी तो आसान आसान बातें चल रही हैं,
धीरे धीरे करके इसमें भी लेवल बढ़ता चला जाएगा, बट चैप्टर नो डाउट आसान है, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो, बहुत आसान है। चाहे हैज़ है वो चाहे हैड हो, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट दोनों साथ लिखा हुआ है, तो अगर शुरू में हैड आ जाए या हैज़ हैव आ जाए और साथ में V3 है तो आपको पता उसका चेंज कैसे होता है, हैज़ हैव बीन प्लस V3 में होता है, तो वो तो हैड हैज़ हैव ऐसा का ऐसा रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये बाय के साथ ये बन गया, ये चेंज होता है B प्लस V3 में। हैज़ शी टोट अ क्लास, तो फिर से अगर आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हैज़ को हैज़ ही नीचे रखेंगे क्योंकि उधर क्लास है तो सिंगुलर है, तो हैज़ अ क्लास, तो हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बीन, और जो दूसरी थर्ड फॉर्म है वो तो कंपल्सरी है ही भाई, टोट, और बाय के साथ शी बहना हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, हर, तो हैज़ अ क्लास बीन टोट बाय हर, हैज़ अ क्लास बीन टोट बाय हर। हैज़ शी ज्वाइंड एन NGO, तो फिर से वही बात, यूं ही बना दूं मैं बोल के बना देता हूँ, तो देखो हैज़ नीचे आएगा पहले, हैज़ एन NGO बीन ज्वाइंड बाय हर, हैज़ एन NGO बीन ज्वाइंड बाय हर। अच्छा इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब मनी नीचे आएगा तो मनी सिंगुलर होता है, उसके लिए हैज़ लगाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हैज़ द मनी बीन कलेक्टेड बाय देम, ठीक है, ये बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको बनाने का, और कुछ भी नहीं। हैज़ द मनी बीन कलेक्टेड बाय देम। अच्छा अगर आपको डिड दिखाई दे रहा है हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पे, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, तो V2 चेंज होता है, वॉज वर थर्ड फॉर्म में, ये इधर आएगा, ये बाय के साथ उधर जाएगा, क्योंकि बी की फॉर्म आ चुकी है तो बस थर्ड फॉर्म रहेगा अब, है ना, क्योंकि V2 जो है वो वॉज वर थर्ड फॉर्म में ही चेंज होता है ना, ये खुद ही बी की फॉर्म होती है ना, इसलिए एक्स्ट्रा बी की फॉर्म नहीं लिखी होती है, ये खुद ही बी की फॉर्म और साथ में थर्ड फॉर्म बन रही है। तो डिड शी बीट यू, तो मैं बना दूं कैसे बनेगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो डिड चेंज होगा वॉज या वर में, तो यू अपने साथ वर लेता है, हमेशा प्लूरल ही लेता है, वर यू, और सीधा थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगा, वर यू बीटन बाय, और शी क्या बनेगा यहाँ पे, वर यू बीटन बाय हर, वर यू बीटन बाय हर। डिड ही ट्रबल यू, तो क्या बनेगा, अब देखो डिड जो है वो वर में चेंज होगा, तो वर यू ट्रबल्ड बाय हिम, वर यू ट्रबल्ड बाय हिम। डिड दे अब्यूज यू, तो ध्यान से देखिएगा, वर यू अब्यूज्ड बाय देम, वर यू सॉरी दे लिखा हुआ है तो टाइपिंग एरर होगा, वर यू अब्यूज्ड बाय हिम नहीं आएगा, यहाँ पे देम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, वर यू अब्यूज्ड बाय देम। चलिए जी अगला लास्ट है शायद हमारा ये मॉडल वर्ब। अगर मॉडल वर्ब लिखा है इंटेरोगेशन में और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल मॉडल ही रहता है, एक्टिव पैसिव में चेंज हो जाता है, ये यहाँ पे और वो वहाँ पे। बहुत बेसिक सी बातें हैं ये, 1% इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, बस इनको आपने जल्दी जल्दी से बनाते हुए आगे चलना है। तो कैन ही मैनेज द ऑफिस, तो कैन ही रहता है, ऑफिस नीचे आ जाएगा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर थर्ड फॉर्म चाहिए, और फिर बाय के साथ आपका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कैन द ऑफिस बी मैनेज्ड बाय हिम, कैन द ऑफिस बी मैनेज्ड बाय हिम, हिम ही है ना। शुड ही ईट पाइनएप्पल, शुड शी ईट पाइनएप्पल्स, तो शुड पाइनएप्पल्स बी ईटन बाय हर, शुड पाइनएप्पल्स बी ईटन बाय हर। दा लगा लीजिएगा, किसी स्पेसिफिक पाइनएप्पल्स की बात हो रही है, नहीं भी लगाएंगे यहां से हटा देंगे तब भी चल जाएगा। मे आई गेट एन एस्टिमेट, तो क्या बनेगा, मे एन एस्टिमेट बी गोट, गेट की तीसरी फॉर्म गोट होती है ना, मे एन एस्टिमेट बी गोट बाय मी, मे एन एस्टिमेट बी गोट बाय मी। चलिए जी, तो हेल्पिंग वर्ब वाले आपने देख लिए, यस नो वाले का पैसिव कैसे बनता है। अब हम सीखते हैं WH क्वेश्चंस वालों का पैसिव कैसे बनता है, और वो बहुत आसान है। देखो ध्यान समझना, जब भी हम पैसिव बनाते हैं उन वर्ब्स का जो कि WH क्वेश्चंस में होती है, ऐसे केस में हम करते क्या है कि जो WH क्वेश्चन है वो तो एज इट इज लिखा रहता है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना वो चेंज होता है फिर यस नो के अकॉर्डिंग ही। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इंटेरोगेशन है और WH से शुरुआत हो रहा है,
अभी पिछले में आपने देखा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, है ना, मॉडल वर्ब। बट यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो वो कह रहा है ऐसे केस में करना क्या है, डब्ल्यू एच को आप एज इट इज लिख दो। अब इतना जो पार्ट है वो यस नो की तरह चेंज कर दो, बस सिंपल सी बात है। ये तो बहुत आसान हो गया भाई, क्योंकि अब हैव से शुरू हो रहा है तो यस नो ही बन गया ना। अभी अगर मैं वाई को हटा दूं तो अब ये यस नो ही तो बन गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। तो अब हैव प्लस वी थ्री का क्या बनता है, हैज हैव बीन प्लस वी थ्री। तो हैव चेंज होगा किसके अंदर, यहाँ पे हैज में, कारण क्योंकि दामनी नीचे आएगा वो सिंगुलर है। इसके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, अभी तो आपने सीखा ना ये वाला, अभी तो पढ़ के आए आप 2 मिनट पहले, हैज बीन आया और थर्ड फॉर्म क्या आ रही है यहाँ पे, बोरोड, और बाय के साथ क्या बन जा रहा है यहाँ पे, यू। तो क्या बन रहा है, वाई हैज द मनी बीन बोरोड बाय यू, वाई हैज द मनी बीन बोरोड बाय यू। बस मैं वही बोल रहा हूँ, इसको एज इट इज लिख दो, बाकी फिर यस नो की तरह चेंज कर दो इसे यस नो की तरह चेंज। कैसे चेंज होगा, विल ही रहता है, विल माई बुक बी रेड बाय यू। तो व्हेन विल माई बुक बी रेड, व्हेन विल माई बुक बी रेड बाय यू। व्हेन डू यू वाटर द प्लांट, तो व्हेन रहेगा, इसका बना देता हूं। डू डज चेंज होता है, इज एम आर में, इज आएगा क्योंकि द प्लांट है, सिंगुलर है। प्लांट्स होता तो आर हो जाता ये। व्हेन इज द प्लांट, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए सीधा। डू यू वाटर, तो डू हेल्पिंग वर्ब है, वाटर आपकी मेन वर्ब है, मिला के एक ही वर्ब बनी, ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद V3 चाहिए, तो वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाटर्ड होती है। वाटर नाउन भी होता है, वाटर वर्ब भी होता है, पानी देना किसी को, तब भी वाटर का यूज करते हैं वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। व्हेन इज द प्लांट वाटर्ड बाय यू, एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, इस बात को ध्यान रखना। व्हेन इज द प्लांट वाटर्ड बाय यू। वाई आर यू ब्रेकिंग द चेयर, तो वाई रहेगा, इज एम आर चेंज होगा इज के अंदर क्योंकि आगे चेयर है। तो वाई इज द चेयर बीइंग ब्रोकन बाय यू, वाई इज द चेयर बीइंग ब्रोकन बाय यू, ध्यान रखिएगा। मजा आया, मजा आया, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानते हैं एक स्टेप और आगे, कुछ चीजों के बारे में और जानते हैं। आप इसका बना के दिखाइए जरा मुझे एक बार। अब ये भी तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी WH से शुरू होने वाला है, तो इसका कैसे बनेगा भाई बताओ। उसमें तो हम क्या करते थे, WH को एज इट इज नीचे उतार दे रहे थे और बाकी सारा यस नो की तरफ बना दे रहे थे, बट यहां तो हेल्पिंग वर्ब बची ही नहीं अब, तो अब क्या करें भाई। तो इसका बनेगा थोड़ा डिफरेंट तरीके से। तो जितने भी और हु और हुम वाले जितने भी आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है ना, जिसमें सिर्फ हु और हुम है, व्हेन, वाई, वेयर, सब छोड़ दो, सिर्फ हु और हुम वाले जितने भी हैं आपके इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, उनका पैसिव जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है। तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी का बनेगा क्या। अच्छा, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं, कभी बताने लग जाओ कि सर इसैक न्यूटन जिन्होंने डिस्कवर किया था, इसका पैसिव कैसे बनेगा। इसमें बेसिकली ये जो डिस्कवर्ड वर्ब है इसका पैसिव कैसे बनेगा। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ऐसे बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, हु रोट द रामायण, है ना, उसका कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो चलिए समझते हैं हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी का कैसे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप ये चीज, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आपको हु और हुम के बारे में पता होगा, हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर यहाँ पे वर्ब आई है और इधर आपका ऑब्जेक्ट आया। पहले बात ये चीज यहाँ पे है कि नहीं है, तो हु आपका सब्जेक्टिव केस है, डिस्कवर्ड आपकी वर्ब है और ग्रेविटी जो है, हु डिस्कवर्ड व्हाट, ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट है। क्योंकि पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है। उसके बाद सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, तो आपको पता है हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम, तो बाय होम हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो वर्ब है वो पैसिव में चेंज हो जाती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है अभी इसके बारे में समझा दूंगा मैं आपको, और अगर हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ आ जाएगी, कैसे अभी समझाएंगे सब। अदरवाइज आप ऐसा भी बना सकते हो, सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस बाय होम को हु कर दो और बाय को आखिरी में ले जाओ, क्योंकि बाय हु करके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो बाय हुम ही होता है, बाय हु कुछ नहीं होता है। तो ये बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई है ना। अभी इसी स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी के थ्रू। क्लियर।
सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ कि V2 का पैसिव कैसे बनता है। तो V2 का पैसिव बनता है वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात सबको पता है, यही बी की फॉर्म है और यही थर्ड फॉर्म है। यस और नो? अगर आप ध्यान से देखेंगे, हु को मैंने चेंज किया बाय होम में सबसे पहले, उसके बाद हमें देखो हु को चेंज किया बाय होम में, उसके बाद रिक्वायरमेंट थी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब खुद क्या है, वॉज या वर ही है। अब वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं कि प्लूरल लगाऊं, वो डिपेंड करता है ऊपर से जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना। ऊपर से जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बना, वो क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो फिर जो वर्ब होती है वो कैसी आती है, जो वर्ब है वो कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर तो आएगी। अब यहाँ पे था बी ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ब्रैकेट में बी इसलिए लिखा हुआ है कि अगर जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो अगर कोई और बी की फॉर्म है, जैसे कि हम बनाते हैं हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की फॉर्म आती है ना। हैज हैव प्लस V3 का क्या बनता है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन बी की फॉर्म होगी, V3 हो गया। तो वो कहना चाह रहा है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो अगर कोई बी की फॉर्म एक्स्ट्रा है तो वो इस पोजीशन पे आएगी, इसलिए ब्रैकेट में रखा हुआ है। अगर एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं थी, ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है, खुद ही बी की फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी, यहाँ लिख दी। अभी एक सेंटेंस मैं ऐसे दिखाऊंगा जिसमें एक्स्ट्रा होती है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ अगर किसी में अगर एक्स्ट्रा है तो उसकी पोजीशन ये वाली है। तो आपने हु को बाय होम किया, हु को बाय होम किया। V2 चेंज होता है वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म में, V2 चेंज होता है वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वो नीचे उतरेगा, तो ग्रेविटी नीचे उतरा तो वो सिंगुलर है। उसके बाद बी एक्स्ट्रा है नहीं हमारे पास, क्योंकि खुद हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ बी की फॉर्म है, एक्स्ट्रा बी है नहीं, तो सीधा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, डिस्कवर्ड। तो बाय होम वॉज ग्रेविटी डिस्कवर्ड, या फिर हु वॉज ग्रेविटी डिस्कवर्ड बाय, हु वॉज ग्रेविटी डिस्कवर्ड बाय, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, हु हैज डिस्कवर्ड ग्रेविटी से। अब आप मुझे बताओ, जब हैज हैव प्लस V3 का पैसिव बनाते हैं, अभी इसी की बात कर रहा था मैं, तो पैसिव क्या बनेगा, हैज हैव बीन प्लस V3। आप समझो मेरी बात। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सब्जेक्टिव केस है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा बाय होम। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऊपर हैज हैव है तो नीचे भी हैज हैव है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ग्रेविटी नीचे आ रहा है क्योंकि वो सिंगुलर है, इसलिए हम हैव का यूज नहीं करेंगे, हैज का यूज करेंगे। अब आगे बी की फॉर्म चाहिए, तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो है ना इसके अंदर बी की फॉर्म। तो मैं वही बता रहा था कि पोजीशन समझा रहा था, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, ब्रैकेट में आपने नहीं लिखना है, वो मैंने जानबूझ के लिखा है। तो बी की पोजीशन देखो, यहाँ बीन आ गया और फिर थर्ड फॉर्म चाहिए तो थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड आ गया। बाय होम हैज ग्रेविटी बीन डिस्कवर्ड। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब आप खुद बना के बताएंगे। हु कट दिस ब्लूमिंग ट्री, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और दिस ब्लूमिंग ट्री जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें ट्री मेन ऑब्जेक्ट है, ब्लूमिंग उसको मॉडिफाई करने वाला नाउन है, ओ एडजेक्टिव है, दिस ब्लूमिंग ट्री। अब हु किस में चेंज होगा, बाय होम में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाय होम किया। अब यहाँ पे ये V2 आया हुआ है, कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर लूँ, क्योंकि अगर मैं कट को फर्स्ट फॉर्म मान लूँगा तो इसमें ये सेंस आ जाएगा कौन काटता है इस ब्लूमिंग ट्री को, तो ये सेंस आ नहीं रहा है। ये सेंस ज़्यादा आ रहा है कि किसने काटा इस ब्लूमिंग ट्री को, मतलब ये फलता फूलता जो ट्री था, ये जो अपना बढ़िया ग्रो कर रहा था, उसको किसने काटा। तो वन टाइम एक्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो यहाँ पे V2 है, कंफ्यूज नहीं होना है, V1 नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंस दे ही नहीं रहा है कि कौन काटता है, ये तो हैबिट में चला जाएगा, हैबिट का सेंस थोड़ी आ रहा है किसने काटा इस फलते फूलते पेड़ को, ये सेंस आ रहा है। तो V2 है। V2 किस में चेंज होता है, वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वॉज चाहिए कि वर चाहिए, तो दिस ब्लूमिंग ट्री नीचे आएगा तो वॉज हो जाएगा, सिंगुलर है ना। अब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बी की फॉर्म है नहीं है ना भाई, क्योंकि वॉज खुद एक बी की फॉर्म है, तो बस अब उसके बाद सीधा थर्ड फॉर्म लगा देंगे। थर्ड फॉर्म कट की क्या होती है, कट, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। बाय होम वॉज दिस ब्लूमिंग ट्री कट, बाय होम वॉज दिस ब्लूमिंग ट्री कट, या फिर हु वॉज दिस ब्लूमिंग ट्री कट बाय, ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, देख लीजिएगा। हु आस्क्ड दैट क्वेश्चन, सिमिलर वही बात है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका चेंज होगा बाय होम के अंदर। V2 चेंज होता है वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म में, दैट क्वेश्चन सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वॉज दैट क्वेश्चन हो जाएगा,
और उसके बाद फिर यहाँ आस्क्ड आ जाएगा। By whom was that? By whom was that question asked? By whom was that question asked? Who can decode this puzzle? अब ध्यान से देखना, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ। अब दिस पहले तो इसको इधर करो, हु को क्या बनाएंगे, बाय होम करेंगे, ठीक है। कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी और एक्स्ट्रा बी की फॉर्म भी, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बाय होम के आगे मॉडल तो मॉडल ही रहता है, आपको पता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद देखो बी की फॉर्म आती है ना, तो मैं वही बता रहा था, ये बी की पोजीशन ये वाली है, अगर एक्स्ट्रा बी की फॉर्म है। कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिकोडेड। आप समझे कि नहीं मेरा पॉइंट, वो मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ था, मुझे उम्मीद है सभी को क्लियर है। बाय होम कैन दिस पजल बी डिकोडेड, बाय होम कैन दिस पजल बी डिकोडेड। हु विल फीड हिम, इसमें भी यही सेम चीज है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो विल प्लस V1 चेंज होता है विल बी प्लस V3 में। तो पहले तो बाय होम करेंगे, विल ही रहेगा, नीचे हिम जो है ही बन जाएगा, विल के बाद बी आता है, और फिर थर्ड फॉर्म क्या होता है, फीड फेड होता है ना। बाय होम विल ही बी फेड, बाय होम विल ही बी फेड, बाय होम विल ही बी फेड, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए जी अगली टाइप पे मूव ऑन करते हैं। अगली टाइप से एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका बना के दिखाइए क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया करो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है कि ही यहाँ सब्जेक्ट है, डिड बीट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक वर्ब है, ये उसी सब्जेक्ट की है, और किसको पीटा, इसको। ऑब्जेक्ट आपका होम होता है, हु सब्जेक्ट होता है, होम ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना, जानते हैं। होम डिड ही बीट, तो जब होम से सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो तो उसका कैसे बनता है, चलिए सीख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, समझना इस चीज को। जो वर्ब होती है वो पैसिव में तब्दील हो जाती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और सब्जेक्ट जो है वो बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। बड़ी बेसिक सी बात होगी, क्लियर। चलिए देख लेते हैं। होम डिड ही बीट, तो जो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा हु। अब उसके बाद डिड बीट, ये V2 का इंटेरोगेशन है, V2। तो V2 का इंटेरोगेशन क्या होता है, वॉज वर प्लस, सॉरी V2 का पैसिव क्या होता है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, वॉज आएगा कि वर आएगा, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि ऑब्जेक्ट नीचे आता था, या जो भी ऊपर से नीचे आता था उसके अकॉर्डिंग हम लगा देते थे। अब तो ऊपर से नीचे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा, यहाँ वॉज भी आ सकती है, वर भी आ सकती है, क्योंकि पता ही नहीं है मेन सब्जेक्ट यहाँ पे हु है। तो हु सिंगुलर भी हो सकता है और हु प्लूरल भी हो सकता है, तो दोनों प्रेफर कर सकते हो। वैसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है वो सिंगुलर को दी जाती है, बट दोनों सही होती हैं, ठीक है। तो आपने पहले होम को हु किया, होम को हु किया। डिड बीट था मतलब V2 था, V2 चेंज होता है वॉज वर थर्ड फॉर्म में, तो आपने वॉज वर दोनों लगा दिया। अब अगर एक्स्ट्रा कोई बी की फॉर्म है, नहीं, क्योंकि ये खुद ही बी की फॉर्म है तो आएगी नहीं, बस उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दो। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, और फिर आपका बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, क्योंकि ये नीचे आ जा रहा है तो ये नीचे चला गया। यहाँ पे ये हिम होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। होम डिड ही बीट, तो होम सॉरी हु वॉज वर बीटन बाय हिम। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, हु वॉज वर बीटन बाय हिम। चले, यही होगा ना, ये इधर आ गया, ये V2 इसमें चेंज हो गया, ये V3 आ गया, और बाय के साथ हिम जो है उधर चला गया। ये टाइपिंग एरर है, इसको ही को हिम कर लेंगे, टाइपिंग एरर है, ठीक है, हो जाती है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से देखेंगे, हु हैज ही बीटन, हुम हैज ही बीटन, तो अगर ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है हैज हैव प्लस V3 का पैसिव क्या बनता है, हैज हैव प्लस V3 का पैसिव क्या बनता है, हैज हैव बीन प्लस V3, हैज हैव बीन प्लस V3, यही तो बनता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में गया, अब मैं हैज लगाऊं हैव लगाऊं दोनों ही आ सकता है, क्योंकि ऊपर से नीचे कुछ उतर नहीं रहा है।
अब उसके बाद फिर देखो बीन है ना हमारे पास, तो इसलिए मैंने बोला ये बी की एक्स्ट्रा पोजीशन है, मैं बार बार ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो इसके बाद आएगा कि बीन को आप आगे पीछे ना कर दो। फिर आपको पता है थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म चाहिए, वो क्या है, बीटन है। और फिर आपको पता है ये नीचे आ जाएगा, बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही बाय के साथ हिम बन गया। तो हु हैज़ हैव बीन बीटन बाय हिम या हु हैज़ बीन बीटन बाय हिम। समझ में आया कि नहीं? होम डिड शी लव। चलो आप बनाओ। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है बच्चे, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब होम जो है वो हु में चेंज हो रहा है, क्योंकि डिड लव है तो मतलब V2 है, V2 चेंज होता है वोज या वर्ब में, तो मैं वोज लिख लेता हूँ क्योंकि वर्ब भी आ सकता है, मैंने वोज लिख लिया। अब उसके बाद एक्स्ट्रा बी तो है नहीं, सीधा थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा, लव्ड आएगा, और डायरेक्ट फिर बाय के साथ जो शी है वो नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हु वॉज लव्ड बाय हर। हु वॉज लव्ड बाय हर या हु वर लव्ड बाय हर, एक ही बात है। whom हैज ही ट्रिक्ड, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे, तो whom जो है पहले whom में जाएगा। अच्छा, हैज ट्रिक्ड, हैज प्लस V3 है, वो चेंज होता है हैज बीन प्लस V3 में, तो आप हैज भी लगा सकते हो, हैव भी। अब बी की फॉर्म है यहाँ पे बीन, तो वो आएगी। V3 आपको पता ही है, ट्रिक्ड, ये आसान है, ये हु वाले से आसान है, और ही जो है नीचे आके हिम बनेगा, तो हु हैज हैव बीन ट्रिक्ड बाय हिम, हु हैज हैव बीन ट्रिक्ड बाय हिम। क्लियर है जी? कोई दिक्कत तो नहीं, वो टाइपिंग एरर आप सही कर लीजिएगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेशन हमने निपटा लिया है। देखो, हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव सीखा, उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव सीखे। अब हम बात करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनते हैं। इंपैरेटिव पता है ना आपको, इंपैरेटिव सेंटेंस जो कि ऑर्डर देने का काम करते हैं, या एडवाइस देने का काम करते हैं, या रिक्वेस्ट देने का सेंस देते हैं, इस टाइप के जो होते हैं, मैंने पढ़ाया तो था आपको, जिसकी शुरुआत V1 से, डू से, डू नॉट से होती है, या लेट से होती है। वर्क हार्ड, डू नॉट गो देयर, प्लीज फिनिश द वर्क, लेट मी टॉक, लेट मी गो, ये जितने भी हैं ये इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनका कैसे बनता है, तो इनकी बेसिकली तीन ही कैटेगरी होती है, एक ऑर्डर बताने वाली, एक एडवाइस बताने वाली, और एक रिक्वेस्ट बताने वाली। तो तीनों के अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर बताने वाले की। अब ऑर्डर बताने वाले जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी बेसिकली दो कैटेगरीज है। ठीक है? ऑर्डर बताने वाले जो इंपैरेटिव सेंटेंस है उनकी बेसिकली दो कैटेगरीज है। एक होती है विद ऑब्जेक्ट और एक होती है विदाउट ऑब्जेक्ट। एक है विद ऑब्जेक्ट, एक है विदाउट ऑब्जेक्ट। ये लाल पीला अजीब तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं। विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना कब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, कब नहीं होता। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है, इंपैरेटिव है और ऑर्डर का सेंस दे रहा है, और उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी लिखा है, तो उसका पैसिव कैसे बनता है? पहले लेट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव की वर्ब पैसिव में चेंज हो जाती है बी प्लस V3। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब लिखी हुई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिंपली बनाते हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, यू आर ऑर्डर टू, और आगे जो लिखा वही चिपका दो। हालांकि जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसका भी डायरेक्ट ये बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू, जो लिखा है वो चिपका दो, बट आपको ये वाला पैसिव पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहली बात, शट द डोर क्या एक इंपैरेटिव सेंटेंस है? और वर्क हार्ड क्या एक इंपैरेटिव सेंटेंस है? हाँ जी। दोनों में ऑर्डर का सेंस आ रहा है और दोनों की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, तो सबसे पहली चीज देखनी है आपने, इंपैरेटिव है? हाँ जी है। इंपैरेटिव इंपैरेटिव, दोनों में ऑर्डर की बात हो रही है। हाँ जी, दरवाजा बंद कर दो और मेहनत करो, दोनों में ऑर्डर की बात हो रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा ऑर्डर बताने वाला है जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। शट व्हाट द डोर, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और इसमें देखेंगे वर्क, वर्क के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। हार्ड तो एडवर्ब होता है, मेहनत का सेंस देता है, मैंने बताया हुआ है आपको। तो नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका तो डायरेक्ट बना देंगे यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड। बट जिसका ऑब्जेक्ट होता है तो उसका कैसे बनता है, पहले लेट लगाते हैं, डोर नीचे आएगा, सब्जेक्ट बनेगा शट, बी प्लस V3 में चेंज होगा। शट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, लेट द डोर बी शट। या फिर सिंपली बनाना है यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ये तो बहुत आसान है। समझ में आया? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका तो पैसिव बनता नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, बट क्या करें, एग्जामिनर पूछ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, और 4 ऑप्शन दे रहा है वो, उसमें ये भी ऑप्शन नहीं दे रहा है कि नन ऑफ दीज। अब क्या करें भाई, तो बनाना पड़ेगा। तो यू आर ऑर्डर टू वर्क हार्ड, यही सिंपली बना दीजिएगा, जिसमें ये बी की फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है।
ये बी की फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म। पैसिव में बी प्लस V3 कंपल्सरी होता है। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। स्विच ऑफ द लाइट्स क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है? हाँ जी। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ डू से शुरुआत हो रही है, यहाँ स्विच मतलब V1 से शुरुआत हो रही है। दोनों में ऑर्डर की बात हो रही है, हाँ जी। बट ये वाला जो है वो विद ऑब्जेक्ट है, वो वाला विदाउट ऑब्जेक्ट है। कैसे? स्विच ऑफ व्हाट? लाइट्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। डू नॉट गो वट का आंसर नहीं है, डू नॉट गो होम का आंसर नहीं है, डू नॉट गो देयर, ये तो वर्ब के बाद देयर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, याद होगा आपको। तो उसका तो सिंपली बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। इसका भी सिंपली बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द लाइट्स, बट लेट वाले से बनाएंगे। लेट इधर आया, द लाइट्स नीचे आया, और फिर बी के साथ V3 आ गया, बी स्विच ऑफ हो गया। क्लियर? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट गो अगर लिख देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटिव को तोड़ दिया इसने। ये टू और गो, टू के बाद V1 इन्फिनिटिव होता है ना, तो इन्फिनिटिव को आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो नोट पहले लिखना पड़ेगा। नॉट टू गो होता है, ना कि टू नॉट गो। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर बड़ा डिस्प्यूट है कि इन्फिनिटिव ब्रेक होता है कि नहीं होता है। कभी कभी इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब घुसा देते हैं कोई, तो ऐसे केसेस में आपने ध्यान रखना है। इस पे बड़ा डिस्प्यूट है, ग्रामेरियंस खुद ही कंफ्यूज है, आधे कुछ कह रहे हैं आधे कुछ कह रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटिव के बीच में नॉट और नेवर कभी नहीं आता है। कभी कभी वो दूसरे एडवर्ब घुसा देते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे टू कंप्लीटली फॉरगेट, ऐसा कर दिया, टू और फॉरगेट के बीच में कंप्लीटली घुसा दिया। तो कभी कभी आपको दिख भी जाएगा धड़ल्ले से यूज होता हुआ, अखबार में, मैगजीन में, नॉवेल्स में, इवन इसमें भी, पेपर में भी। तो उसको कुछ गलत मानते हैं और कुछ नहीं मानते। मतलब कुछ ऐसे कहते हैं कि इन्फिनिटिव को आप बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, वो हमेशा साथ रहेगा। तो आप उसको ऐसे करो, टू फॉरगेट कंप्लीटली, टू कंप्लीटली फॉरगेट मत बोलो, कुछ ऐसे बोलते हैं, बट कुछ सही भी मानते हैं। तो जिस चीज पर डिस्प्यूट है उसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बट एक चीज कंफर्म्ड है कि टू और V1 के बीच में नोट और नेवर कभी नहीं आता है, वो हमेशा नोट या नेवर टू V1 से पहले ही लिखा रहेगा। कोई और एडवर्ब है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट अगर नोट या नेवर है वो हमेशा पहले ही आएगा, वो 2 + V1 के बीच में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या हुआ? चलो अब ऑर्डर वाले हो गए, एडवाइस की बात करते हैं। तो एडवाइस की भी दो कैटेगरी है, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका तो सिंपली यही बनेगा यू आर एडवाइज टू। बचपन में रटे होते हैं हमने ये, और इसका भी बन सकता है यू आर एडवाइज टू, जो लिखा है वो चिपका दो। बट अगर ऑब्जेक्ट है तो ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट बनेगा। सजेशन देना है तो शुड का यूज होता है, और एक्टिव की वर्ब पैसिव में चेंज होगी, मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। चलो एक बार सेंटेंस पढ़ो, मुझे बताओ जल्दी से देख के, जल्दी से देख के बताएंगे। सबसे पहली चीज, इंपेरेटिव सेंटेंस है, हाँ जी इंपेरेटिव है, हाँ जी। दोनों की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है। क्या इंपेरेटिव में एडवाइज का सेंस आ रहा है? हाँ जी। कैसे? नीडी वुमेन की हेल्प करो, जल्दी उठ जाओ भाई, एडवाइस। क्या एक में विद ऑब्जेक्ट एक में विदाउट ऑब्जेक्ट है? हाँ जी। कैसे? गेट अप व्हाट, कोई जवाब नहीं है। गेट अप होम, कोई जवाब नहीं है। गेट अप व्हेन, व्हेन का आंसर है ना, टाइम का रेफरेंस है यहाँ, तो अर्ली एडवर्ब है ये भाई। बट हेल्प किसकी करनी है? हेल्प होम, द नीडी वुमेन, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है भाई। तो वो सिंपली तो बना ही दोगे, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली और यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी वुमेन। शुड से देखेंगे, नीडी वुमेन नीचे आया, फिर लगाएंगे शुड, और फिर बी प्लस V3 मतलब बी हेल्प्ड हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ADVICED मत कर देना एडवाइज्ड, वो गलत है, वो नाउन होता है भाई, हमें वर्ब चाहिए। वॉइस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एडवाइज्ड ED फॉर्म जो लगती है वो एडवर्ब में लगती है। रिक्वेस्ट वाला तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट हो ना हो सिंपली ये बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो लिखा है वो चिपका दो। पहचानेंगे कैसे रिक्वेस्ट है? तो प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों का यूज होगा, बट पैसिव बनाते वक्त उनको हटा देना, क्योंकि उन्हीं के बदले ही हम रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि प्लीज हेल्प मी, तो सिंपली बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसमें प्लीज मत ऐड कर देना, क्योंकि प्लीज की जगह ही तो रिक्वेस्टेड हटा लगाया हमने। तो सेंटेंसेस देखते हैं, प्लीज गिव मी सम मनी, तो क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, तो ये ऑर्डर वाला है, और ऑर्डर में ऑब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पूरे को ही मान लो, वैसे तो अ कप है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, पूरे को मान लो। तो एक तो नॉर्मल बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी। एक लेट से भी तो बना सकते हैं कि लेट आया,
लेट अ कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट, लेट अ कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट, ठीक है ना। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, वो तो बना ही दिया। ऑलवेज ओबे द एल्डर्स, तो यहाँ मेरे ख्याल से एडवाइस दी जा रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी है, ध्यान से देखेंगे। तो एक तो सिंपली बना सकते हैं, यू आर एडवाइज टू ओबे द एल्डर्स, यू आर ऑलवेज एडवाइज टू ओबे द एल्डर्स, है ना। एक तो सिंपली बना सकते हैं। दूसरा शुड से बनाएंगे, तो शुड से बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, द एल्डर्स शुड, और बी प्लस V3 आएगा ओबेड। मुझे ये बताओ ऑलवेज की क्या पोजीशन रहेगी, ऑलवेज कहाँ आएगा? द एल्डर्स ऑलवेज शुड बी ओबेड, द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी ओबेड, द एल्डर शुड बी ऑलवेज ओबेड, या एल्डर शुड बी ओबेड ऑलवेज? ऑलवेज कहाँ जाएगा? तो आपको ध्यान होगा ऑलवेज जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जाता है। तो अगर जैसे मैं बोलूं आई शुड ऑलवेज डू दिस, तो ऑलवेज कहाँ आ रहा है? आई शुड ऑलवेज डू दिस, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जा रहा है। अब शुड प्लस V1 का पैसिव बनाओ, तो शुड प्लस V1 का पैसिव क्या बनता है? शुड बी प्लस V3, यही तो बनता है। शुड प्लस V1 का पैसिव क्या बनता है? शुड बी प्लस V3। तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था जो स्ट्रक्चर ऊपर होता है वही स्ट्रक्चर नीचे। जैसे ये शुड के बाद V1 है, तो इसमें भी तो ध्यान से देखेंगे ये V3 कंपलसरी रहता है, शुड के बाद ये V1 है, समझे कि नहीं? तो जब ऊपर वाले में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इसको मान रहे हो और इसके बीच में है एक्टिव में, तो पैसिव में जब जाएगा तो वो शुड और इसके बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो इनके बीच में आएगा। क्योंकि ये थर्ड फॉर्म तो पैसिव की कंपलसरी होती है, तो इनके बीच में आएगा, शुड और बी के बीच में। द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी ओबेड, द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी ओबेड। जैसे मैं एक और बोलता हूं, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, तो वो यू आर एडवाइस से तो बना ही दोगे, आप उससे बना के बताओ। शुड से, अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, नेवर बी टोल्ड। ध्यान रखिएगा नेवर कहाँ आ रहा है? शुड और बी के बीच में, क्योंकि जनरली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है, क्योंकि ये V3 तो कंपलसरी ही होता है पैसिव में, ये मॉडल वर्ब और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। प्लीज होल्ड द बैग, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू होल्ड द बैग। डू नॉट गो आउटसाइड, डू नॉट गो आउटसाइड। अब ये एडवाइस भी हो सकता है और ये ऑर्डर भी हो सकता है, तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि ऑप्शन में दोनों ही दे रहा है। यहां आपको एरर ऐसा बना के दे देगा, वो 2 और V1 के बीच में नोट घुसा देगा, ऐसा कर देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। डू नॉट गो आउटसाइड में ऑर्डर ज्यादा है, एडवाइस कम है, ऑर्डर की फीलिंग ज्यादा है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउटसाइड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो आउटसाइड। कभी कभी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा का भी सेंस आ रहा होता है, ऑर्डर का भी एडवाइस का भी, तो वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा, एक ही देगा कोई, उसी में कुछ छेड़खानी करेगा, एक फॉर्म दे के ही। अब नो योर लिमिटेशंस, आपको आपकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, तो ये सजेशन है, एक एडवाइस थोड़ी है। तो सजेशन है तो V1 से शुरुआत करेंगे, तो एक तो बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू नो योर लिमिटेशंस, और एक बनेगा योर लिमिटेशंस शुड बी नोन, योर लिमिटेशंस शुड बी नोन। कंप्लीट द असाइनमेंट, यहां ऑर्डर की बात हो रही है। लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड, लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड। चलिए जी, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। बहुत आसान था कि नहीं था? हु और होम वाले थोड़े से मुश्किल थे, वो प्रैक्टिस के साथ आपका जो कमांड है जो अच्छी हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है।